हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है, हम लोग आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के भूगोल विषय का चैप्टर 1 का जो खंड ग है, ठीक है। अलग अलग पार्ट में चैप्टर 1 बटा हुआ है, संसाधन जो चैप्टर है। तो इसमें खंड ग है कि वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो इस चैप्टर का हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है उसको सॉल्व करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में जानेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो क्लियर कर लिया था। लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर जो है वो हम लोगों ने जान लिया था। और उसका अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उसका उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है कि वन एवं वन्य जीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि वन और वन्य जीव है, उनका क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्या महत्व होता है, उनका हमें यहाँ पे विस्तार से यानी कि डिटेल में हमको यहाँ पे वर्णन करना है। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले प्रश्न का यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कि वन एवं वन्य जीव जो है वो मानव जीवन के प्रमुख हमसफर है। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच है। वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों झाड़ियों द्वारा आच्छादित होते हैं, यानी कि घिरे रहते हैं। ठीक है। वन जो है वो जैव विविधताओं का आवास होती हैं। यह केवल एक संसाधन ही नहीं है बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है। तो जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें वन और वन्य जीवों का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक होते हैं। हमारा इनसे अटूट संबंध है। वन जो है वो प्रकृति का अमूल्य धरोहर है। इसके आगे हम लिखेंगे कि वन एवं वन्य प्राणी जो है वो मानव के लिए प्रतिस्थापित होने वाला संसाधन है। यह इस जीव मंडल में सभी जीवों को संतुलित स्थिति में जीने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देता है, यानी कि सबसे ज़्यादा ये योगदान देता है, क्योंकि सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत वनस्पति होता है। और वनस्पति जो है वो हमें वन से ही मिलता है। भारत में वन संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वर्तमान समय के विकास की दौड़ में हमने अपने अतीत के सभी गौरवशाली परंपराओं को क्या किया है, नकार दिया है। तो वन एवं वन्य प्राणी के महत्व को ही जो है हम लोग नहीं समझ रहे हैं और तेजी से इस संसाधन का जो है वो विदोहन कर रहे हैं, यानी कि दोहन हो रहा है इसका हम लोग की गलतियों की वजह से, यानी कि मानवीय गलतियों की वजह से इनका नाश हो रहा है, यानी कि नष्ट हो रहा है। ये जो सारी चीज़ें हैं वन और वन्य प्राणी दोनों। ठीक है। तो हमें यहाँ पे अंत में लिखना होगा कि वस्तुतः हमें वन और वन्य जीव जो है उन वन्य जीव संसाधनों को संरक्षण देना चाहिए। ठीक है। तो वन और वन्य जीव का महत्व आपसे पूछा था, तो ये हमारे जीवन में, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में, जैव मंडल में, जैव विविधता में ये सब क्या योगदान रहता है वही हमने यहाँ पे लिखा है। आई होप आप लोगों को प्रश्न संख्या 1 का उत्तर मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण करना है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हो जाएगा कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर हमें वर्णों का वर्गीकरण करना है। तो वृक्षों के घनत्व के आधार पे, तो यहाँ पे घनत्व है, यहाँ पे टोटल यहाँ पे बताया गया है। और वनों का वर्गीकरण, पहला है अत्यंत सघन वन, ठीक है, जिसका घनत्व कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों के जो इसमें घनत्व होता है वो 70% से अधिक होता है अत्यंत सघन वन में। जो सघन वन होते हैं वो वृक्षों की घनत्व इसमें 40 से 70% होती है। खुले वन में 10 से 40% वृक्षों की घनत्व होती है और झाड़ियों एवं अन्य वन जो होते हैं उसमें वृक्षों का घनत्व 10% से कम होता है। इन सबको लिखने से पहले आप उत्तर लिखने की शुरुआत ये करिएगा कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण जो है वो निम्न है या फिर 5 है। ठीक है। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण निम्न है लिखिएगा, क्योंकि 5 है तो 5 वहाँ पे सही नहीं लगेगा। निम्न लिखिएगा तो जितने भी होंगे आप वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। अब इन सभी जो वन है इन सब का हमें विस्तार से वर्णन करना है। तो आइए इन सब का विस्तार से वर्णन करते हैं। फ्रेंड्स, चौथा के अलावा यानी कि 4 हम लोगों ने
वनों का वर्गीकरण जो है उसमें 4 देखा, 5वां है मैंग्रोव वन, ठीक है? इसका घनत्व जो है वो कहता है कि ये तटीय वन जो है वो होते हैं, ठीक है? तो 5वां है आपका मैंग्रोव वन, वहाँ पे हमने 4 जो है घनत्व के आधार पे वनों का वर्गीकरण 4 देखा था, ये 5वां है मैंग्रोव वन। अब हर जितने वन हैं उन सबका हमें विस्तार में वर्णन करना है। तो पहला है अत्यंत सघन वन, तो अत्यंत सघन वन जो है वो भारत में इस प्रकार के जो वन होते हैं यानी कि अत्यंत सघन वन जो है उसका विस्तार 54.6 लाख यानी 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। अत्यंत सघन वन इनका विस्तार जो है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। असम एवं सिक्किम को छोड़कर समूचा पूर्वोत्तर राज्य यानी कि जो पूर्वी राज्य हैं हमारे देश के वो इस वर्ग में आते हैं, ठीक है? इन क्षेत्रों में वनों का घनत्व कितना है 75% से अधिक है, यानी कि असम और सिक्किम को छोड़ के समूचा जो मतलब जितने पूर्वी राज्य हैं उन सब में इस वन का जो घनत्व है वो 75% से अधिक है। और अगर आपका भौगोलिक क्षेत्र पर पूछा जाए, ठीक है, तो भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार कितना हेक्टेयर भूमि पर है 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है और कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। और ये बोला है कि जो एरिया है यानी कि जो पूर्वी राज्य जहाँ पे ये अत्यंत सघन वन आते हैं वो आपका वहाँ पे वनों का घनत्व इस अत्यंत सघन वन का 75% से अधिक है, ठीक है? दूसरा हमारा है सघन वन। तो सघन वन में क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो है 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि आते हैं सघन वन के अंतर्गत। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। यहाँ वनों का घनत्व 62.99% है। तो सघन वन का यहाँ पे जो है विस्तार से हम लोगों ने वर्णन कर लिया। तीसरा हम लोगों ने देखा था खुले वन। तो जो खुले वन होते हैं वो 2.59 करोड़ भूमि पर इस वर्ग के यहाँ पे वर्ग हो जाएगा वर्ग के वनों का विस्तार है। ये आपका जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिले एवं असम जिलों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। तो ये वन जो है वो कहाँ होता है, ये सारी चीजें आपको याद कर लेना होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि सघन वन जो है इसका विस्तार कहाँ है, ठीक है, या खुले वन का जो विस्तार है वो कहाँ है, या फिर अत्यंत सघन वन का विस्तार कहाँ है। इनमें से किसी का भी आपसे जरूर पूछ सकता है। तो ये हो गया हमारा। और इन जिलों में वृक्षों का घनत्व वो कितना है 23.89%। और यहाँ पे क्योंकि ये कहा है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ जिले की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है असम के जिलों में। तो जिला यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे पूरे राज्य की बात नहीं हो रही है, राज्य के कुछ जिले जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इन जिलों में वृक्षों का घनत्व 23.89% है। चौथा है हमारा झाड़ियां एवं अन्य वन। तो झाड़ियां और अन्य वन जो है हमारा राजस्थान का मरुस्थलीय जो क्षेत्र होता है और अर्धशुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में वृक्षों का घनत्व जो है वो 10% से भी कम है, ठीक है। इसके अंतर्गत 24.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि आते हैं। तो ये हो गया चौथा जो हमारा वर्गीकरण था, वनों का वर्गीकरण, उसका यहाँ पे विस्तार से वर्णन हो गया। पांचवा था हमारा मैंग्रोव वन, जिसको मैंगनीज वन भी कहते हैं। तो इस वन का विस्तार जो है वो समुद्र तटीय राज्यों में फैला है, जिसमें आधा क्षेत्र पश्चिम बंगाल के सुंदर वन, इसके बाद गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। क्योंकि ये कहाँ बोला है आपको, समुद्र तटीय राज्यों में ये मैंग्रोव वन जो है वो फैला हुआ है। तो समुद्र तटीय राज्य जो है वो यही होता है, गुजरात है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप है, ये राज्य नहीं है। इस देश के 12 राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोव वन है, ठीक है। फिर है हमारा कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु आदि में यहाँ पे हमारा जो है मैंगनीज वन यानी कि मैंग्रोव वन का विस्तार है। देश के कुल 4.4 लाख हेक्टेयर भूमि में मैंग्रोव वन है।
ठीक है। तो अत्यंत सघन वन और खुले वन जो हैं वो, और मैंग्रोव वन या मैंगनीज वन, इनसे आपको प्रश्न जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो इसको आप लोग अच्छे से रिमेम्बर कर लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा कि आपको कहाँ पे कौन से वनों का विस्तार है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 3 है कि जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हमें इसे विस्तार से लिखना है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। फ्रेंड्स, तीसरे नंबर प्रश्न का उत्तर जानने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अभी तक का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको क्लास 10 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो हो, इस तरह के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न का उत्तर। तो तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि जैव विविधता में वन्य जीवन और प्रजातियों की अधिकता है, यह कार्य और रूप से भिन्न है लेकिन पारस्परिक सामंजस्य है। ठीक है। इस ग्रह पर लाखों प्राणियों के साथ हम भी रहते हैं और इसमें सूक्ष्म जीवाणु से लेकर हाथी और नीली व्हेल भी सम्मिलित है। यह संपूर्ण निवास जिसमें हम रहते हैं जैव विविधता है। ठीक है। तो जैव विविधता क्या है ये आपको पता चल गया। अब इसका महत्व देखते हैं, यानी कि जैव विविधता मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य और सभी प्राणी मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का मिश्रित जाल बनाते हैं, जिसमें हम केवल अंग हैं जो इस तंत्र पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीवाणु तथा वायु जिससे हम सांस लेते हैं, वह जल जिसे हम पीते हैं, तथा मृदा जो खाद्यान्न का उत्पादन करती है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा पहला महत्व, जो जैव विविधता है वो मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य और सभी प्राणी मिलकर जो है वो पारिस्थितिक तंत्र का मिश्रित जाल बनाते हैं, जिसमें हम जो हैं केवल अंग हैं। ठीक है। तो ये जो हमने आपको बताया, ये इसका पहला महत्व हो गया। जैव विविधता जो है मानव के लिए इसका क्या महत्व है, ठीक है, क्यों ये महत्वपूर्ण है, ये इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र में वनों का बहुत महत्व है। ये प्राथमिक उत्पादक हैं। ये क्या है? प्राथमिक उत्पादक हैं, जिस पर सभी प्राणी जो है वो डिपेंड है, यानी कि निर्भर है। पृथ्वी में जैव विविधता का भंडार है। हमारा देश जो है वो जैव विविधता में विश्व के समृद्ध देशों में से एक है। इनकी गणना विश्व के 12 विशाल जैविक विविधता वाले देशों में की जाती है, यानी कि भारत की जो गणना है वो। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों का 8% संख्या जो है वो हमारे भारत में पाई जाती है। विश्व की 1 लाख कीट पतंगों की जो जातियां हैं उसमें से 60,000 जातियां भारत में हैं। पादप बहुल देशों में भारत का 10वां स्थान है। भारत में 1693 मछली की प्रजाति जो है वो पाई जाती है। ठीक है। हमारे देश में सबसे समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत है। विश्व के 25 हॉट स्पॉट में इन्हें भी रखा गया है। इनमें असंख्य प्रकार के जैविक समूह रहते हैं। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों का 8%, यानी कि संख्या में कहें तो 16 लाख पाई जाती हैं। यानी कि यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों का 8% जो है वो पाया जाता है। तो इसका क्या हमारे मानव के लिए जैव विविधता क्यों महत्वपूर्ण है, उसका भी उत्तर मिल गया। और जैव विविधता हम सभी के लिए, इस पूरी पृथ्वी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसका भी जवाब मिल गया। और हमारा जो भारत है, हमारा भारत देश जो है वो जैव विविधता में अग्रणी देशों में गिना जाता है। ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे दिया है कि विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास के कारक हैं। यानी कि हम लोग जो कार्य करते हैं, मानव के द्वारा जो भी क्रियाएं होती है, वो किस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति को और प्राणी जो जात है, यानी कि जो जितने भी प्राणी जाते हैं, पशु पक्षी जानवर, उनका ह्रास के कारक बन रहे हैं। तो वो कौन सी मानवीय क्रियाएं हैं ये आपको बताना है, जो आपको इन सबको नष्ट कर रही हैं, उसके कारक को यहाँ बताना है। आइए इस प्रश्न का उत्तर जान। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हो जाएगा, आप लिखिएगा, वनस्पति एवं जीव जंतुओं के ह्रास के लिए उत्तरदायी मानवीय क्रियाएं कौन कौन सी है। तो उत्तरदायी मानवीय क्रियाएं हैं औद्योगिक विकास, यानी कि उद्योग का जो विकास हो रहा है,
नगरीय आवास, जो बड़े-बड़े घर बन रहे हैं, अपार्टमेंट, फ्लैट वगैरह बन रहे हैं वो, बड़े बाँध बन रहे हैं नदियों पर, बड़ी परियोजनाएँ, वन्य जीवों के जो स्वाभाविक निवास होता है, ठीक है? उसका जो जंगल है यानी कि स्वाभाविक निवास जो है, जो कि जंगल होता है उनके लिए, नदी है, तालाब है, निम्न तलीय जल जमाव के क्षेत्र होते हैं जिसको चंवर या चौर या टाल या फिर वेटलैंड कहते हैं। तो इन सब को कम कर रहा है। क्या कम कर रहा है? तो औद्योगिक विकास यानी उद्योग का विकास जो हो रहा है, नगरीय आवास जो बन रहा है यानी कि सिटी में जो भी अपार्टमेंट घर वगैरह बन रहे हैं वो, बड़े बांध का जो निर्माण हो रहा है नदियों पर, बड़ी-बड़ी जो परियोजनाएँ आ रही हैं, इससे वन्य जीवों का जो नेचुरल आवास है, जो प्रकृति ने उन्हें आवास दिया है जंगल, उसका नदी में जैसे कि मछलियाँ रहती हैं तो नदी पे बाँध वगैरह जो है वो बन जा रहा है, तो नदी का, तालाब का, निम्न तलीय जल जमाव का जो क्षेत्र होता है उन सब का जो है इन सब मानवीय क्रियाएँ जो है उससे वो सब कम हो रही हैं। तो पहला तो ये हो गया मानवीय क्रियाएँ जिससे वनस्पति और जीव-जंतुओं का ह्रास हो रहा है। दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि प्रदूषण, अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव से उत्पन्न गर्मी जो है वो गर्मी इत्यादि से जीवों की जो प्रजनन शक्ति है वो घट रही है। जीवन चक्र पूरा ना होने से उनकी नई संतानें जो हैं वो या तो उत्पन्न नहीं हो रही है या फिर अल्पजीवी होती जा रही हैं, यानी कि उनकी आयु जो है वो कम हो रही है। तो जब जीवों की आयु कम होगी तो वो जल्दी खत्म हो जाएँगे, और जब वो खत्म हो जा रहे हैं तो उनकी संख्या आगे नहीं बढ़ेगी, तो क्या होता है, वन्य जीव और वन जो है वो हमारा लुप्त हो जा रहा है। तो वन में भी यानी कि पेड़-पौधों में भी तो प्रजनन होता है, तो वो भी तो नए-नए जो पौधे हैं वो निकलते हैं। वैसे ही जीवों में होता है। तो जब उनकी जीवन चक्र जो है वो अब कम हो जाएगी, अल्पजीवी वो हो जाएँगे, तो वो संख्या आगे नहीं बढ़ेगी, और संख्या आगे नहीं बढ़ेगी तो वही जो वन्य जीव होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। ठीक है? तो एक ये कारण हो गया, ये भी प्रदूषण जो है वो हम ही करते हैं। अम्ल वर्षा हमारी मानवीय क्रियाओं के चलते ही होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव से भी उत्पन्न जो गर्मी है उससे भी इन सब में जो है ह्रास का एक ये सब भी प्रमुख कारण बना हुआ है। प्रश्न संख्या चौथा का यहाँ पे आपको तीसरा पॉइंट बताया जा रहा है, जो कि है विभिन्न उपयोगों के लिए जीवों का शिकार हो रहा है। ठीक है? यानी कि जो जीव हैं, जो जंतु हैं, उनका शिकार हो रहा है, वो भी गैर कानूनी तरीके से। ठीक है? जीवों का गुण ही उनके लिए काल बन जाता है। अगर जीवों में कोई अच्छी क्वालिटी है, तो वो उनके लिए मृत्यु का कारण बन जा रही है। थोड़े से आर्थिक लाभ के लिए यानी कि थोड़े से फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए लोग क्या कर रहे हैं, उनकी बलि जो है वो दे रहे हैं। अर्थात जीवों का शरीर उनके अस्तित्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है? तो ये कुछ मानवीय क्रियाएँ हैं जिनसे वनस्पति और जीव-जंतुओं का ह्रास हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि भारतीय जैवमंडल क्षेत्रों की चर्चा जो है वो आपको विस्तार से करना है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो यूनेस्को के सहयोग से बताया गया है कि भारत में 14 जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है। यहाँ 2 हमने लिखा है, आगे हम लोग फिर बाकी के जो हैं उन्हें देखेंगे। तो पहला है नीलगिरी। ठीक है? ये जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र का नाम है नीलगिरी, और इसकी स्थिति यानी कि यह कौन से प्रांत में है, तो ये वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई, नीलंबूर, साइलेंट वैली और सिरुवली पहाड़ियाँ, ये सब तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में आती हैं। तो ये वाला जो एरिया है जिसको नीलगिरी जैवमंडल क्षेत्र कहा गया है। ठीक है? और ये भारत की बात हो रही है। ठीक है? तो भारत में ये पहला जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। नीलगिरी जो जैवमंडल क्षेत्र है, ये बहुत पूछता है आपको एग्जाम में कि ये कौन से राज्य से रिलेटेड है, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है हमारा नंदा देवी। नंदा देवी भी बहुत इम्पोर्टेंट जैवमंडल एरिया है। ये आता है आपका चमोली, पिथौरगढ़ और अल्मोड़ा जिलों का भाग है, जो कि उत्तराखंड में आता है। ठीक है? तो यहाँ पे 2 जैवमंडल हो गए, बाकी बचे हुए 12 जैवमंडल को देखते हैं। तीसरा है हमारा नोकरेक, जो कि गारो पहाड़ियों का भाग होता है, जो कि मेघालय में है। ठीक है? चौथा है मानस जैवमंडल क्षेत्र, जो कि कोकराझार, बोगाई गांव, बरपेटा,
नलबाड़ी, कामरूप व दारंग जिलों के हिस्से जो कि असम में है उसमें आते हैं। सुंदरवन गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के डेल्टा और इसका भाग है जो कि पश्चिम बंगाल में है। मन्नार की खाड़ी जैव मंडल जो क्षेत्र है ये सब जैव मंडल क्षेत्र के नाम है, ठीक है। जो कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जो मन्नार की खाड़ी है उसका भारतीय हिस्सा जो है जो कि तमिलनाडु में है, वो हिस्सा जो है वो मन्नार की खाड़ी जैव मंडल क्षेत्र है। 7 नंबर है ग्रेट निकोबार जो कि अंडमान निकोबार के सुदूर दक्षिण द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है जो कि ग्रेट निकोबार इसको नाम दिया गया है जैवमंडल क्षेत्र को। 8वां है सिमलीपाल, तो सिमलीपाल जो है वो मयूरभंज जिले का भाग है जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। 9वां है डिब्रू साइकोबा जो कि डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले का भाग है जो कि असम में है। 10वां है दिहांग और देबांग, ये अरुणाचल प्रदेश में सियांग और देबांग जिलों के भाग हैं। 11 है कंचनजंगा जो कि उत्तर और पश्चिमी सिक्किम का भाग इसमें आता है। 12वां है पंचमढ़ी जो कि बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिलों का भाग जो कि मध्य प्रदेश में आता है, उसमें आपका पंचमढ़ी जैव मंडल क्षेत्र जो है वो है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर देख फ्रेंड्स, 13 नंबर है अगस्त्य मलाई। अगस्त्य मलाई जो कि केरल में अगस्त्य मलाई पहाड़ियों में जो एरिया है वो आपका अगस्त्य मलाई जैवमंडल क्षेत्र कहलाता है। अचान कमार अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में अनूपपुर और दिंदौरी जिलों के भाग और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के भाग राष्ट्र के स्वस्थ जैव मंडल एवं जैविक उद्योग के लिए समृद्ध जैव विविधता जो है वो अनिवार्य है। तो ये आपका ये सारे जो है वो राष्ट्र के स्वस्थ जैव मंडल में आते हैं और जैविक उद्योग के लिए समृद्ध जैव विविधता जो है वो अनिवार्य है। तो इसी के साथ हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो उत्तर है वो यहाँ पे खत्म होता है, यानी दीर्घ उत्तरीय जितने भी प्रश्न थे उसका उत्तर हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के भूगोल विषय का चैप्टर 1 का खंड ग वन एवं वन्य प्राणी संसाधन का दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर जाना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में जो भी प्रश्न के उत्तर हमने आपको बताया है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसका उत्तर जरूर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर खनिज संसाधन का लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।